नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसका चैप्टर नंबर 3 यानी धातु एवं अधातु। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको धातु के बारे में समझा दिया है और अधातु के बारे में समझा दिया है। ठीक है, आज हम सीखते हैं उपधातु के बारे में। देखिए उपधातु क्या है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। कुछ तत्व हमारी प्रकृति में ऐसे मौजूद हैं जो धातु की तरह भी व्यवहार करते हैं और अधातु की तरह भी व्यवहार करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उपधातु। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। सबसे पहले सिलिकॉन। अब मैं आपको बता दूं, ये सिलिकॉन आपको दिख रहा है, इस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला उपधातु है। और इस सिलिकॉन का यूज होता है मोबाइल की प्लेट बनाने में, और ये चिप बनाने में, या यूं कहें पेन ड्राइव बनाने में, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं लगभग प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा उसका उदाहरण है जर्मेनियम जीई, और तीसरा उसका उदाहरण है आर्सेनिक यानी AS। देखिए अब हम समझते हैं मिश्र धातु के बारे में। आइए जानते हैं मिश्र धातु क्या है। देखो पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। यानी मिश्र धातु एक ऐसी धातु होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिला दिया जाता है, तो उन धातुओं को जो मिलकर बन के तैयार होती है उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। आइए देखिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के गलित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी दो धातु हों या दो से ज़्यादा हों, उनको मिला दें और इस तरीके से मिला दें कि एक समांगी मिश्रण बनकर तैयार हो जाए, तब वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। देखिए इसके उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम देख लेते हैं पीतल। पीतल आप सबने देखा होगा, जानते भी हैं। तो पीतल जो है दो धातुओं को मिला के बनाया जाता है, एक तो कॉपर और एक जिंक। और इसमें 70% कॉपर रहता है और 30% क्या रहती है, जिंक रहती है। ठीक उसी प्रकार से जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर भी तीन धातुओं को मिला के बनाया जाता है। कौन कौन, कॉपर, निकिल और जिंक। इसमें लगभग 60% कॉपर रहता है, 20% निकिल और 20% जिंक। तो इस तरीके से क्या बनती है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, और देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं। जैसे एक मैं बात बताऊं, आजकल के टाइम पर आपने देखा होगा जितनी भी मोटरसाइकिल जो कार आ रही हैं उनमें सब में एलॉय व्हील आने लगे हैं। पहले के ज़माने में उनमें तान लगे होते थे, पतले पतले तान बहुत सारे, जैसे कि साइकिल में लगे होते हैं, आज भी देखे होंगे तुमने। लेकिन अब वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक समय के बाद गल जाते थे, सड़ जाते थे, बेकार हो जाते थे। लेकिन अब जो एलॉय व्हील्स आ रहे हैं उनके अंदर किसी एक धातु का नहीं बना होता है, वो उसमें कई सारी धातुओं को मिश्रित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तब वो बनाया जाता है। जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया हो जाती है कि उसे आप रात दिन कीचड़ में भी सान कर रखोगे तब भी वो खराब नहीं होता। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप में से अगर कोई दिल्ली गया हो तो दिल्ली के अंदर एक कुतुब मीनार नाम की जगह है, तो वहाँ पे एक लोहे का स्तंभ खड़ा हुआ है। इतिहासकार लोग बताते हैं कि उस स्तंभ को लगभग 1600 वर्ष बीत चुके हैं। कितने वर्ष, 1600। और वो आज तक बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा हुआ 1600 वर्षों से। क्यों? क्योंकि अगर वो प्योर लोहे का रहता तो अब तक गल के सड़ के बेकार हो गया होता, जंग लग जाती उस पर। लेकिन ना उस पर जंग लगी है ना कुछ हुआ, बिल्कुल प्रॉपर। इसका मतलब क्या है कि वो किसी एक धातु का बना हुआ नहीं है, उसके अंदर कई सारी धातुओं क्या है, मिलके बनी हुई हैं। तो समझ में आ रही है बात। तो मिश्र धातु इसीलिए वैज्ञानिकों ने स्टार्ट करी है, लोगों ने खोज शुरू करी, जिससे कि धातु की स्ट्रेंथ क्या हो सके, बढ़ सके, और जो धातु है वो जल्दी गले ना, ठीक है, जल्दी या उस पर जंग ना लगे। तो हम इसीलिए क्या हुए, मिश्र धातु की यूज हुआ। तो अब आप मिश्र धातु को समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं के गले समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जिसके हमने दो आपको उदाहरण बता दी, एक पीतल और एक जर्मन सिल्वर। देखिए अब हम सीखते हैं सक्रियता श्रेणी। जानते हैं पहले सक्रियता श्रेणी हमारी क्या है। तो देखिए धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगाने पर या व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है सक्रियता श्रेणी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी धातुएं हैं वो सब एक बराबर क्रियाशील नहीं है। ठीक है, कोई क्रियाशील ज़्यादा है तो कोई धातु क्रियाशील कम होती है। तो जब हम धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले ज़्यादा क्रियाशील, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है, तो घटते हुए क्रम में जब उनको लगा दिया जाता है धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, तब जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है तब हमें उसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं ध्यान से।
तो देखिए सबसे पहले है के अर्थात पोटेशियम। तो आपको जानकारी के लिए बता दें ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु हमारी है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? के अर्थात पोटेशियम। फिर है Na अर्थात सोडियम, उसके बाद Ca अर्थात कैल्शियम, फिर Mg यानी मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn यानी जिंक, Fe यानी आयरन या लोहा, एक ही बात है, Pb लेड, ठीक है, या कांच या शीशा बोलते हैं हम इसको, Cu कॉपर या तांबा कह लो, Hg पारा या मरकरी, ठीक, Ag चांदी और इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, उसी प्रकार से लास्ट में है Au सोना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोल्ड। तो ये जो पूरी श्रेणी बनकर तैयार होती है, इस श्रेणी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? के अर्थात पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील कौन है? Au अर्थात सोना। और ये जो क्रम हमने बनाया है वो है क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। अब देखिए यहां से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं। ज्यादातर सवाल कई बार इस तरीके से पूछा गया है, जैसे मान लीजिए 3 विकल्प दे देगा पेपर में और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो यदि आपको ये क्रम ध्यान है तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि कौन क्रियाशील ज्यादा है और कौन क्रियाशील कम है। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना हर साल बनी रहती है। देखिए अब हम जानते हैं कि धातु तथा धातु की क्रिया कराने से आखिरकार होता क्या है। तो हम अब जानेंगे कि धातु तथा धातु की क्रिया आखिरकार कैसे होती है और क्या इससे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं धातु तथा अधातु की क्रिया कराने से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यानी यदि किसी धातु की क्रिया अधातु से कराई जाएगी तो हमें मिलेगा आयनिक यौगिक। अब आप कहोगे सर आयनिक यौगिक है क्या? देखिए इसको समझने से पहले ना आप 2 बातें जान लें ध्यान से। सबसे पहले देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में बहुत पढ़ाए जाते हैं। आपको मैं तो कि यहाँ से याद दिला देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में हम भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में हम भर सकते हैं 18 और फिर 32। कितने? 32। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का रूल होता है। सबसे पहले 2, फिर अगली कक्षा में 8, 18 और 32। यदि ये आपको पता है तो देखिए ये चीज़ समझ में आपके बहुत आसानी से आएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए मेरे पास है सोडियम यानी Na, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 11 होता है, आप जानते हैं। और ये है मान लीजिए मेरे पास एक Cl, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अब देखना अगर मैं इन दोनों की क्रिया कराता हूं तो देखिए कैसे इन दोनों की क्रिया बनकर तैयार होगी। ध्यान समझना बहुत बारीकी के साथ। आइए देखिए, तो अगर मैं Na अर्थात सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं क्योंकि इसके पास कितने हैं? 11। तो देखिए कैसे बनेगा। ये है मान लीजिए सोडियम का परमाणु, ठीक है। अब मुझे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन सेट करने हैं। ध्यान सुन लेना। अभी मैंने आपको बताया था कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2, अगली में 8, अगली में 18, अगली में 32। तो देखिए ये है सोडियम। तो यहाँ पे हमने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कितने बचे हमारे पास? 2 अगर हमने भर दिए तो उसमें से देखिए पहली में 2 भर गए, टोटल हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 11। यानी मेरे पास अभी 9 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, ठीक है। तो मैंने दूसरी कक्षा बना ली। इसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए आपके सामने? दूसरी में कितने आ सकते हैं? 8। तो 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, कितने हो गए? 10। एक ही तो और बचा है, तो हम उसको तीसरी कक्षा में भरेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखना, आगे बताता हूँ मैं। अब इधर देखो Cl को, तो ये है Cl, इसमें कितने भरने हैं हमें? 17। तो देखिए पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे हमारे? 2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी कक्षा में कितने भर जाते हैं? 8। तो दूसरी में हमने 8 भर दिए। अब आप देखिए 2 पहली में हो गई, 8 इसमें कितने हो गए? 10। अब कितने बचे हमारे पास? 7 और बचे हैं। तो 7 हम कौन सी में भर दे रहे हैं? तीसरी में भर दे रहे हैं। आइए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे गौर से तो देखिए, अब मैं आपको एक नियम पढ़ा दूं। एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। और अष्टक नियम ये कहता है कि सबसे बाद वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अष्टक नियम क्या कहता है कि सबसे बाद वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, ठीक है। और मैं आपको देखिए बताता हूँ अभी ध्यान से यहाँ से। और जितने भी परमाणु हैं, हर परमाणु ये चाहता है
कि या तो मेरी लास्ट वाली कक्षा पूरी भरी हो या लास्ट वाली कक्षा मेरी पूरी खाली हो। तो अब यहाँ पे देखिए ये सोडियम क्या करेगा, इसकी सबसे लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, जबकि होने कितने चाहिए, 8 अष्टक नियम के अनुसार। तो समझ गए। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। अब यही ये चीज देखो, यहाँ देखो Cl की लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मात्र कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो इसकी लास्ट वाली कक्षा में पूरे 8 हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला क्या चाह रहा है कि या तो मुझसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ले जाए या मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन और दे दे, जिससे कि मेरी लास्ट वाली कक्षा में कितने हो जाएं, 8 हो जाएं। अब ये क्या चाह रहा होगा, ये चाह रहा होगा कि या तो मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन और दे दे जिसकी वजह से मेरी लास्ट वाली कक्षा में कितने हो जाए, पूरे 8 हो जाएं, या मुझसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो अब आप बताइए, एक का आदान प्रदान आसान है, ये चाह रहा है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझसे कोई ले ले, और ये चाह रहा है कि मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये दोनों फटाफट से आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और ये दोनों ही मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा। कैसे, देखिए दोबारा समझा दूं। ये जो यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये Cl की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। किसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगा, Cl की ओर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl पे जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसीलिए इस वाले सोडियम के ऊपर प्लस का आवेश आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस का आवेश आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। तो मैंने आपको धातु समय पढ़ाते बताया था कि बेतत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना जानते हैं वो अधातु कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है ना, तो उस पर प्लस का आवेश आ जाता है, और जो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया होता है, उस पर माइनस का आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, यानी उसमें आयन बन जाते हैं। और आयन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले। प्लस वालों को हम बोलते हैं धन आयन और माइनस वालों को हम बोलते हैं ऋण आयन। तो प्लस कौन से, प्लस किस पे आता है आवेश, जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया होता है उस पर प्लस, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया होता है उस पर माइनस। तो अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे किसके बारे में, आयनिक यौगिक के बारे में। चलिए अब हम सीखते हैं आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण, अर्थात कौन कौन से गुण हैं जो आयनिक यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी प्रकृति जान लेते हैं। प्रकृति अर्थात ये ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं। तो मुख्य रूप से ज़्यादातर जो आयनिक यौगिक हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं हमारे। और जितने भी आयनिक यौगिक जो ठोस होते हैं वो सब दबाव डालने पर बड़ी आसानी से टूट भी जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। भंगुर मतलब टूट के बिखर जाते हैं। जैसे कि नमक आपने देखा होगा ठोस है, लेकिन उसको दबाव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाता है। ठीक है, तो प्रकृति समझ गए इसकी कि आयनिक यौगिक मुख्य रूप से कैसे पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और किसी दबाव वगैरह डालने के बाद वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए गलनांक। तो जितने भी आयनिक यौगिक आपको मिलेंगे उनका जो गलनांक होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, और क्वथनांक भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या चीज़ है। गलनांक का मतलब होता है एक ऐसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव गलने लग जाए, अर्थात पिघलने लग जाए। और क्वथनांक वो तापमान होता है जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाता है, उबलने शुरू कर देता है। दोबारा समझ लो, गलनांक का मतलब है वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या हो जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए। और क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना स्टार्ट कर दे, यानी गैस की अवस्था में आ जाए, तो उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और क्वथनांक भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए घुलनशीलता। जो आयनिक यौगिक है मुख्य रूप से जल में तो घुल जाते हैं, यानी ज़्यादातर आयनिक यौगिक जल में क्या हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। जबकि पेट्रोल या मिट्टी का तेल, जिसे हम केरोसिन भी कहते हैं, उसमें ही नहीं घुलते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, आयनिक यौगिक जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जबकि पेट्रोल या मिट्टी के तेल में या केरोसिन में नहीं घुलते हैं। ठीक है, अब है विद्युत चालकता। अब देखिए ये समझते हैं विद्युत चालकता क्या चीज़ है। अब देखो जितने भी ठोस आयनिक यौगिक होते हैं उसमें होके तो बिजली प्रवाहित नहीं होती है, यानी ठोस आयनिक यौगिकों में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जबकि जो द्रव आयनिक यौगिक हैं, कैसे आयनिक यौगिक हैं, द्रव,
तो उन द्रव आयनिक यौगिकों में बड़ी आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, धन आयन या ऋण आयन। तो आपके बात समझ में आ गई है। ठोस आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नहीं पाई जाती है, जबकि द्रव आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता पाई जाती है। तो ये हो गए आयनिक यौगिकों के कुछ भौतिक गुण। देखिए इसके बाद अब हम सीखते हैं खनिज के बारे में। आखिरकार खनिज क्या है और अयस्क क्या है और गैंग क्या है। कई बार यहाँ से भी 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कई बार इसमें अंतर भी करने को पेपर में आ जाता है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए खनिज को जानते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं एवं यौगिक हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। देखिए जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना, चांदी या कोई भी धातु हो, वो सब की सब प्रकृति में से ही निकलती है, अर्थात पृथ्वी में से ही निकाली जाती है। तो पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर कह लो या पृथ्वी की जमीन के अंदर कह लो, जितने भी धातु अधातु तत्व सब के सब जिस रूप में मौजूद हैं प्राकृतिक रूप से, वो सभी क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए अयस्क। तो देखिए वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, पहली बात, तथा धातु को निकालना आसान एवं लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। अब देखिए खनिज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम प्रत्येक खनिज में से धातु को नहीं निकालते हैं। हम केवल उस खनिज में से धातु को निकालना पसंद करते हैं जहां से धातु आसानी से निकल सके, कम खर्चे में निकल सके और उसको निकालने में हमें कुछ लाभ भी हो। ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए कोई हमारा खनिज है और हम उसमें से कोई धातु निकालने बैठ गए। मान लीजिए हमने धातु तो निकाली 2000 रुपए की और हमारा खर्चा हो गया 10,000 रुपए का, तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए धातु जो है प्रत्येक खनिज में से नहीं निकाली जाती है, केवल उस खनिज में से हम धातु को निकालते हैं जहां से निकालना आसान होता है, सरल होता है और हमें फायदेमंद रहता है। तो समझ गए, इसीलिए हम कहते हैं वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा धातु को निकालना आसान एवं लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक हो रहा है यहाँ से, गैंग। तो ये गैंग वाली, इसका भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, बोले गैंग क्या है। आपके दिमाग में कुछ उल्टी पुल्टी, वो गैंग का मतलब किसी बदतमीज लोगों की कोई गैंग नहीं है, वो वाली गैंग नहीं है ना, ध्यान सुनिए। तो किसी भी धातु के शोधन के बाद जो अशुद्धि शेष बच जाती हैं, अशुद्धि मानी जो लास्ट में गंदगी बच जाती है, अशुद्धि बच जाती है, उसी को हम गैंग कहते हैं। ये विज्ञान की भाषा में इसको गैंग कहा जाता है। देखिए जितनी भी धातु आप देख रहे हो, मान लो लोहा है, चांदी, सोना, कॉपर, आप जिस रूप में इसको देख रहे हैं ये उस रूप में नहीं पाई जाती प्रकृति के अंदर। ये प्रकृति के अंदर एक तरीके से मिट्टी है ना, बिल्कुल इस रूप में पाई जाती है। तो उसको बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया जाता है, लेकिन शुद्ध करने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियां फिर भी शेष रह जाती हैं। तो जो अशुद्धियां शेष बच जाती हैं किसी भी धातु को शुद्ध करने के बाद, तो वो अशुद्धियां कहलाती हैं गैंग। आगे बात समझ में, यानी किसी भी धातु को जब हम शुद्ध करते हैं या उस धातु का शोधन करते हैं, उसके बाद जो भी गंदगी या अशुद्धियां शेष रह जाती हैं वो हमारी गैंग कहलाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अब तक जितना मैंने समझाया वो सब समझ में आया होगा। फिलहाल देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, और इससे आगे का जो कुछ 2-4 टॉपिक हमारे और रह गए हैं उन्हें हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।